चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस स्टडीज का, क्लास 12 का, सीबीएसई का और आईएससी का भी ये कॉमन नोट्स की तरह काम करेगा। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट मतलब गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, दूसरों से जो काम करवाना। क्यों? टू अचीव द गोल। कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अभी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली पे एग्जाम में केस स्टडी आता है। इफेक्टिवली माने देखो बीच में टी है ना, माने टाइमली का बात कर रहे हैं, और एफिशिएंटली के बीच में सी है, मतलब विद इन द कॉस्ट एंड रिसोर्स का बात कर रहे हैं, माने मिनिमम कॉस्ट में ऑप्टिमम आउटपुट का बात कर रहे हैं, या मिनिमम रिसोर्सेज के यूज में ऑप्टिमम आउटपुट का बात कर रहे हैं। तो इफेक्टिव माने विद इन द टाइम, यानी टाइमली। तो अगर मैं आपको एक हफ्ते में एक काम खत्म करने का मतलब कोई बात बोलूं, तो आप उसको एक हफ्ते के अंदर खत्म कर लो तो आप इफेक्टिव हो, और एक हफ्ते से लेट हो रहे हो तो आप इफेक्टिव नहीं हो। और मैं ये कहूं कि 1 लाख रुपया है या फिर 5 ही लेबर है उनसे ये काम करवाना है, या 1 ही लाख रुपया में पूरा काम करना है, और आप उसमें कर लो तो आप एफिशिएंट हो, और नहीं करते हो तो आप एफिशिएंट नहीं हो। मतलब विद इन द रिसोर्स काम कर लेते हो तो आप एफिशिएंट हो। अब मैनेजमेंट का कितना इंपॉर्टेंट फीचर्स है, देखो वैसे देखा जाए ना तो सब्जेक्ट में 3 से 4 ऐसे फीचर्स है जो आप सब जगह लिख सकते हो। जैसे गोल ओरिएंटेड, कंपनी का कुछ कॉमन गोल होता है, एंड रिजल्ट अचीव करने का बात, या फिर परवेसिव यानी यूनिवर्सल है, एप्लीकेबल एट ऑल डिपार्टमेंट, ऑल लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑल कंट्रीज। छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस, सब जगह मैनेजमेंट लगता है, यानी यूनिवर्सल है, परवेसिव है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कंटिन्यूअस, मतलब नेवर एंडिंग काम है, आपको हर समय चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है डायनेमिक, मतलब कीप ऑन चेंजिंग, आपको अपना गोल मैनेजमेंट करने का तरीका ये सब बदलना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में गोल बदलते हैं, ऑब्जेक्टिव बदलते हैं, एनवायरमेंट बदलता है, उसी हिसाब से आपको भी अपने मैनेजमेंट के तरीके को बदलना पड़ेगा। तो ये 4 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो इस सब्जेक्ट में आप कहीं भी लिख सकते हो। इसके अलावा इस मैनेजमेंट चैप्टर का यानी चैप्टर 1 का और क्या प्रिंसिपल्स है, तो मल्टी डायमेंशनल है मैनेजमेंट। आपको 3 चीजों को मैनेज करना आना चाहिए, वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। इनटेंजिबल है, मतलब दिखता नहीं है, फील कर सकते हो। ग्रुप एक्टिविटी है, अकेले नहीं होता मैनेजमेंट, सबका एफर्ट चाहिए। अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव माने गोल या टारगेट क्या होना चाहिए? तो 3 नजर से इस आंसर को याद कर सकते हो, 3 पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपका क्या गोल होना चाहिए अगर आप कंपनी के मैनेजमेंट में हो तो, सोसाइटी के लिए आपका क्या गोल होना चाहिए, और अपने एम्प्लॉइज के लिए आपका क्या गोल होना चाहिए। पर्सोनल या जिसको ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। तो आपके कंपनी के लिए आपका 3 गोल क्या होना चाहिए? सर्वाइवल, सबसे पहले आप क्या चाहोगे? बिजनेस सर्वाइव करे, एग्जिस्ट करे, बंद नहीं। फिर प्रॉफिट कमाए, और तीसरा कि कंपनी का ग्रोथ हो, एक्सपैंड करें, सेल बढ़ाएं, नया नया प्रोडक्ट लॉन्च करें, नए नए मार्केट में दुकानें खोलें, इंटरनेशनल वेंचर हो। तो ये आपका 3 गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सोसाइटी के हिसाब से गुड क्वालिटी एट रीजनेबल कॉस्ट होना चाहिए। आप सोसाइटी का वेलफेयर के लिए कुछ काम करो, फ्लड, ड्रॉट, ये सब टाइम पे हेल्प करो सोसाइटी को। इकोनॉमिक वेल्थ बढ़ाओ देश का, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दो लोगों को, फाइनेंशियल सपोर्ट करो अलग अलग कम्युनिटी को, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब में प्रोग्राम में गवर्नमेंट का सपोर्ट करो, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट लॉन्च करो, प्लास्टिक को बैन करो वगैरह, वीकर सेक्शन के ग्रोथ के लिए काम करो। ये सब हो गया आपका सोसाइटी के लिए गोल। वैसे ही पर्सनल यानी ह्यूमन गोल, यानी आपके पर्सोनल है ये, यानी अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज के लिए आपका क्या गोल होना चाहिए? कॉम्पिटिटिव सैलरी दो उनको, प्रमोशन दो, ट्रेनिंग दो, उनमें नया नया स्किल डेवलप करवाओ ताकि उनका ग्रोथ हो, उनको पहचान दो, स्टेटस दो, रिकॉग्निशन दो, रेस्पेक्ट दो, उनको हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट दो, चिल्ला मिली झमेला, कन्फ्लिक्ट्स नहीं हो। ये सब आपका गोल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इतना क्यों जरूरी है? क्यों नहीं, विदाउट मैनेजमेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट आपको गोल अचीव करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट आपका एफिशिएंसी बढ़ाता है, यानी ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स करता है।
मैनेजमेंट एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करने में हेल्प करता है। जब भी एनवायरनमेंट चेंज होगा, आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो आप इजीली अडॉप्ट कर पाओगे। मैनेजमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बनाता है। मैनेजमेंट सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, कंपनी का ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करवा के देता है। मैनेजमेंट सोसाइटी का डेवलपमेंट करता है, इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन देता है, कस्टमर के लिए अच्छा कुछ करता है, सोसाइटी को मदद करता है, मीडिया के लिए काम करता है, ट्रेड यूनियन के लिए काम करता है, गवर्नमेंट को मदद करता है। ये सब काम भी मैनेजमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है कि प्रोफेशन है? मैनेजमेंट इज आर्ट, साइंस और प्रोफेशन। तो देखो, पहले बोलोगे मैनेजमेंट साइंस क्यों है, बट बोलोगे मैनेजमेंट साइंस है लेकिन प्योर साइंस नहीं है, वो भी मैं बताऊंगा। पहले 3 पॉइंट क्या याद करोगे कि मैनेजमेंट साइंस क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। साइंस में भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, प्रॉपर पढ़ाई होती है। मैनेजमेंट की प्रॉपर पढ़ाई है। बोथ है सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल। एक्सपेरिमेंटल है, साइंस में भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो, मैनेजमेंट में भी आप अलग अलग टाइप से प्लानिंग करते हो कि ऐसा ट्राई करके देखते हैं। पहले से तो कोई श्योर शॉट नहीं हो सकते ना, बट ये पार्शियल फीचर है, पहले वाला फुल्ली प्रेजेंट है। मतलब साइंस और मैनेजमेंट दोनों में सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज फुल्ली प्रेजेंट है, बट एक्सपेरिमेंटल वाला बात साइंस में ज्यादा होता है, मैनेजमेंट में कम। क्योंकि साइंस में प्रिडिक्शन पॉसिबल है, ह्यूमन बिहेवियर में प्रिडिक्शन पॉसिबल नहीं है। यूनिवर्सली वैलिड है, साइंस तो यूनिवर्सली वैलिड है। पूरे दुनिया में साइंस का लॉ एक ही होगा। H2O मतलब वाटर होगा तो पूरे दुनिया में H2O का मतलब वाटर होगा। लेकिन मैनेजमेंट पूरी दुनिया में एग्जैक्टली सेम नहीं है, यानी ये वाला फीचर उतना प्रेजेंट नहीं है। मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल है, साइंस तो कंपल्सन है, सेम टू सेम फॉलो करना पड़ेगा पूरी दुनिया में। दैट मीन्स साइंस है मैनेजमेंट, लेकिन प्योर साइंस नहीं है। नेक्स्ट बोला क्या मैनेजमेंट आर्ट है? तो आर्ट में भी आपका थ्योरेटिकल पढ़ाई होती है, मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल पढ़ाई होती है, यानी फुल्ली प्रेजेंट है। दोनों में बुकिश पढ़ाई करनी पड़ती है। आर्ट में भी आपको संगीत का या म्यूजिक का या आर्ट का या पेंटिंग का, आप किसी भी चीज का पढ़ाई करो तो उसमें भी थ्योरेटिकल पढ़ाई होती है। दोनों में पर्सनल एप्लीकेशन है, हाँ बिल्कुल है। मैनेजमेंट में भी अलग अलग आदमी का मैनेज करने का तरीका अलग अलग होगा, साइंस में भी, आर्ट में भी अलग अलग आदमी का गाने का तरीका अलग होगा, पेंटिंग का, पेंटर्स का पेंटिंग करने का तरीका अलग होगा। यानी ये भी फीचर दोनों में प्रेजेंट है। दोनों में प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी चाहिए। जितना प्रैक्टिस करोगे मैनेजमेंट में आपका एक्सपीरियंस उतना बढ़ेगा, जितना क्रिएटिव होगा उतना बेटर मैनेजमेंट होगा। सेम चीज आर्ट्स में, मतलब ड्राइंग, म्यूजिक, ये सब में, यानी ये भी फीचर प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है। फिर कहा क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है, मतलब डॉक्टर, लॉयर, टीचर की तरह, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनकी तरह क्या मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन है? तो दोनों में बॉडी ऑफ नॉलेज है, बिल्कुल है, यानी ये वाला फीचर तो प्रेजेंट है। प्रोफेशन में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, हर कोई टीचर नहीं हो सकता। प्रॉपर डिग्री लोगे तभी बनोगे, उस एसोसिएशन के मेंबर बनोगे, सीए इंस्टीट्यूट के मेंबर बनोगे तभी सीए कहलाओगे, बार एसोसिएशन के मेंबर बनोगे तभी लॉयर का प्रैक्टिस कर सकते हो। डॉक्टर्स का भी वैसे ही एसोसिएशन है, उसका मेंबर होना पड़ेगा आपको, मेडिकल काउंसिल का। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्टिव एंट्री नहीं है, कोई भी मैनेजर हो सकता है। हाँ, उसके लिए वो एग्जैक्ट पढ़ाई होना जरूरी नहीं है। धीरूभाई अंबानी भी अपने कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में थे, बट वो तो एमबीए नहीं थे, तो मतलब ये वाला फीचर फुल्ली प्रेजेंट नहीं है। प्रोफेशनल एसोसिएशन का बात मैंने पहले ही कहा था, आर्ट में, साइंस प्रोफेशन में है, बट मैनेजमेंट में वो कंपल्सरी नहीं है। आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। अगर आपको डॉक्टर होना है, तो आपको सीए होना है, तो सीए इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा मेंबर के रूप में। ऐसा मैनेजमेंट में नहीं है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, हर प्रोफेशन का अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जैसे चार्टर्ड में हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है कि हम अपना एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। डॉक्टर्स में वो ओथ ली जाती है कि वो अपने दुश्मन का भी इलाज करेंगे, बट ऐसा कुछ भी मैनेजमेंट में नहीं है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब ये भी फीचर प्रेजेंट नहीं है। सर्विस मोटिव दोनों में, मैनेजमेंट में भी हम सर्विस मोटिव के लिए काम करते हैं, साइंस में भी हम सर्विस मोटिव के लिए, आर्ट प्रोफेशन में भी हम सर्विस मोटिव के लिए काम करते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं मैनेजमेंट फुल्ली प्रोफेशन नहीं है, बट सून विल बी, थोड़ा दिन में हो जाएगा, धीरे धीरे एमबीए कंपलसरी की तरह।
फिर बोला गया लेवल ऑफ मैनेजमेंट, अगला क्वेश्चन, मैनेजमेंट का 3 लेवल है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल बोलते हैं जिसको, तीनों नाम याद करोगे। टॉप लेवल का मेन काम क्या है? प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। मिडिल लेवल का मेन काम क्या है? मेन फंक्शन क्या है? स्टाफिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। जबकि सुपरवाइजर या ऑपरेशनल लेवल का मेन काम क्या है? डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो आपने 5 फंक्शन पढ़ा है ना, देखो 5 फंक्शन को डिवाइड कर दिया। पहला टॉप लेवल में प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग दोनों है, मिडिल वाले में स्टाफिंग है और थर्ड वाले में डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग है। टॉप लेवल में कौन कौन आते हैं? चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, एमडी, सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, वीपी, ये सब के सब आ गए टॉप मैनेजमेंट में। मिडिल वाले में सारे डिपार्टमेंट के मैनेजर्स बोलो, परचेज डिपार्टमेंट मैनेजर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट मैनेजर, फाइनेंस डिपार्टमेंट मैनेजर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, ये वर्ड अलग से याद करना, क्योंकि जब खाली सुपरिटेंडेंट बोलेगा वो लोअर लेवल या ऑपरेशनल लेवल में आएंगे या सुपरवाइजरी लेवल में आएंगे, लेकिन जब प्लांट सुपरिटेंडेंट बोले वो मिडिल लेवल में आएंगे। जैसे ही सारे मैनेजर मिडिल में आ रहे हैं बट जनरल मैनेजर टॉप लेवल में आ रहे हैं, तो ये एक नाम अलग से याद करने लायक है। लोअर लेवल में कौन कौन आ गए? सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सब डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव्स, क्लर्क्स, ये लोग आ गए। इनका मेन काम क्या होता है? सर, टॉप लेवल वालों का काम है कंपनी का ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना, ऑब्जेक्टिव सेट करना, प्लान एंड पॉलिसीज बनाना। मिडिल लेवल को काम देना, रिसोर्सेस को असेंबल करना, जैसे फाइनेंस, फिक्स एसेट, ये सब को। आउटसाइडर लोगों से, गवर्नमेंट से मीटिंग वगैरह करना, दूसरी कंपनी के लोगों से मीटिंग करना, अलग अलग एलिमेंट्स को, डाइवर्सिफाइड एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करना, कोऑर्डिनेट करना, बिजनेस का एनवायरनमेंट को एनालाइज करना, ओवरऑल बिजनेस की सारी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होना। मिडिल वालों का काम है टॉप वाले जो पॉलिसीज बनाए उसको इंटरप्रिटेशन करना, अपने लोअर वालों को उसको एक्सप्लेन करना, एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना, किसके बाद क्या काम होगा, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, एम्प्लॉयज का अपॉइंटमेंट करना अपने अपने डिपार्टमेंट में, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, कोऑर्डिनेट करना, ये सब काम के लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल है। और लोअर वालों का मेन काम क्या? वर्कर लोगों को ग्रेवियंसेस दूर करना, वर्कर का प्रॉब्लम सुनना, टॉप मैनेजमेंट को या मिडिल मैनेजमेंट को वर्कर का प्रॉब्लम बताना, जो मिडिल वालों ने स्टेप सेट किए हैं वो वर्कर लोगों से इम्प्लीमेंट करवाना, हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना वर्कर लोग के साथ, वर्कर लोग का सेफ्टी का ध्यान रखना, क्वालिटी को मेंटेन रखना, प्रोडक्ट का आउटपुट रेगुलर होता रहे ये बात पे ध्यान रखना, वर्कर लोग का मोरल बूस्ट करना, एक्सप्लेन द वर्क टू वर्कर, वर्कर लोग को काम समझाना, मिनिमम वेस्टेज होना, मतलब वेस्टेज रोकना, ये सब इनका काम है। तो एक चीज समझ रहे हो, वर्कर का इस सब चैप्टर में या इस सब्जेक्ट में कहीं बात नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है ये। इसके बाद वर्कर आते हैं लोअर लेवल के बाद। मैनेजमेंट का फंक्शंस क्या है, तो ये आप अलग अलग चैप्टर वैसे भी पढ़ते हो इस सब्जेक्ट में। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग माने डिसाइडिंग इन एडवांस, ऑर्गेनाइजिंग माने अरेंजिंग द थिंग्स एंड डिसाइडिंग द स्ट्रक्चर, डिवाइडिंग द ग्रुप एक्टिविटी, स्टाफिंग मतलब रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट। चौथा फंक्शन है डायरेक्टिंग, तीसरा फंक्शन था स्टाफिंग, चौथा फंक्शन हुआ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग माने इंस्ट्रक्शन देना, मोटिवेट करना, सुपरवाइज करना, कम्युनिकेट करना, लीडर की तरह काम करवाना। कंट्रोलिंग हो गया फिफ्थ फंक्शन। स्टैंडर्ड सेट करना, एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड को कंपेयर करके गैप ढूंढना, कहाँ गड़बड़ हुआ उस गड़बड़ को ठीक करवाना। तो ये 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। एक आखिरी टॉपिक है कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एसेंस है, मतलब ये 5 फंक्शन जो आपने ऊपर पढ़ा है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये अच्छे से काम ही नहीं करेगा अगर मैनेजमेंट प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट न कर पाए। तो कोऑर्डिनेशन इसलिए बहुत जरूरी है। तो ये फंक्शन नहीं होते हुए भी हिडन फंक्शन की तरह है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या? सिंक्रोनाइज करना, अलग अलग डिपार्टमेंट को और एक्टिविटीज को एक जगह सिंक्रोनाइजेशन करना। इसका मेन फीचर सेम एज मैनेजमेंट लिख सकते हो। जो आप मैनेजमेंट का फीचर्स पढ़े हो, परवेसिव, डायनेमिक, ग्रुप एक्टिविटी, ह्यूमन इम्पैक्ट, सब बातें लिख सकते हो।
इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ करने में हेल्प करता है, सारे डिपार्टमेंट को इंटरलिंक करता है, मतलब सब डिपार्टमेंट का काम करवाता है, सारे फंक्शन को इंटरलिंक करता है, स्पेशलाइजेशन करवाता है कंपनी का हर काम में। तो ये सब इसका पॉइंट है। चैप्टर 1 खत्म। नाउ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन एंड बिहेवियर, यही है इसका डेफिनेशन का कीवर्ड। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या? एक जनरल गाइडलाइन है डिसीजंस लेने के लिए और आपका बिहेवियर को सेट करने के लिए। मतलब ये रूल्स नहीं है, गाइडलाइंस है, प्रिंसिपल्स। कंपल्सन नहीं, आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत उसको फ्लेक्सिबल रख सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। आप इसको मोल्डेशन कर सकते हो, आप इसमें से कुछ फंक्शन को अप्लाई कर सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, बड़े या छोटे ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कुछ को छोड़ भी सकते हो। तो ये जनरल गाइडलाइंस है, कंपल्सन नहीं है। मैनेजमेंट का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर या फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ? तो ये यूनिवर्सल है, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन हर डिपार्टमेंट में लगेगा, ये हर देश में लगेगा। ये जनरल गाइडलाइंस है, मतलब स्पेसिफिक नहीं है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जैसे इसमें लिखा गया आप एग्जैक्टली फॉलो कर लो, आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चेंज करते हो। रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है ये, आपको थोड़ा अपने हिसाब से बदल के यूज करना पड़ेगा। प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट से बनाया गया है, मतलब इनको डेवलप किया गया थ्रू रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट से। ये फ्लेक्सिबल है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से अप्लाई होंगे। एक ही फंक्शन अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से अप्लाई होगा, एक ही प्रिंसिपल। बिहेवियरल है, मतलब आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, एम्प्लॉयज को, सुपरवाइजर को, सुपीरियर्स को, सबॉर्डिनेट्स को, इन सब के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है और इनका आपस में रिलेशनशिप सेट करता है। ये बने कैसे प्रिंसिपल्स? कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप से बने, मतलब क्या चीज क्यों ये हुआ उसको देख के हम लोग प्रिंसिपल सेट करते हैं, पहले क्या रीजन हुआ और इसका क्या इम्पैक्ट होगा अगर ये प्रिंसिपल हम अप्लाई कर दे तो इट टेल्स व्हाट इफेक्ट विल हैपन एंड इट डिपेंड्स सच प्रॉब्लम्स हैपन। अगर वो प्रॉब्लम क्यों हुआ ये पहले पता करेंगे और फिर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ये प्रिंसिपल्स कंटिंजेंट है। कंटिंजेंसी का मतलब क्या होता है? समथिंग हैपनिंग और नॉन हैपनिंग डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अदर थिंग। किसी बात का होना नहीं होना किसी और बात के होने नहीं होने पे डिपेंडेंट है। तो ये प्रिंसिपल्स भी एग्जैक्टली अप्लाई नहीं होते, सिचुएशन टू सिचुएशन अप्लाई होते हैं। तो ये भी कंटिंजेंट है, मतलब सिचुएशन टू सिचुएशन अलग अलग होंगे। इंपॉर्टेंस क्या है प्रिंसिपल्स का? ये आपको रियलिटी समझाते हैं। ये प्रिंसिपल्स आपको रियलिटी से रियलाइजेशन देते हैं कि क्या मिस्टेक है, मिस्टेक को टाइमली रियलाइज करने में मदद करते हैं, आपके रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करवा के देते हैं, मतलब नो या मिनिमम वेस्टेज। साइंटिफिक डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, आपको लॉजिकल सोचने में मदद करते हैं। ये कोई भी एनवायरनमेंट में जब चेंजेस आता है आपको उसको कोप अप करने में हेल्प करता है। मतलब आप उस प्रिंसिपल को अगर फॉलो करते हैं ये सबको तो आप इजीली अडॉप्ट कर पाएंगे चेंजिंग सिचुएशन के हिसाब से। आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल ऐसे ही बनाए गए हैं कि कंपनी को, सोसाइटी को और एम्प्लॉयज को सबको फायदा हो। ये आपको इंडिविजुअल सोचने नहीं, कंपनी के वेलफेयर के बारे में सोचने में हेल्प करता है। ये आपको बेटर एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका सिखाता है। नए एम्प्लॉयज आए तो उनको ये प्रिंसिपल ही आप एज अ गाइडलाइन अगर पकड़ा दें तो उन लोग अपनी यहाँ पे ट्रेनिंग हो जाएगा, मतलब ट्रेनिंग एजुकेशन देने में मदद करते हैं नए एम्प्लॉयज को। तो अब आपके बुक्स में दो राइटर का प्रिंसिपल दिया गया, क्या है? फेयोल और एक है टेलर। तो फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स हैं, टेलर के 4 प्रिंसिपल्स और कुछ टेक्निक्स हैं। तो इस चैप्टर में अब यही पढ़ना है कि फेयोल के 14 प्रिंसिपल क्या है, टेलर के प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स क्या है। तो फेयोल ने क्या 40 प्रिंसिपल दिए? पहला दिया डिवीजन ऑफ वर्क, काम का प्रॉपर बंटवारा। तो काम को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ो, अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटो और फिर अलग अलग आदमी को हर डिपार्टमेंट में अपना अपना काम असाइन करो, मतलब काम का एलोकेशन करो। ये प्रिंसिपल सिखाता है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब हो गया पावर टू टेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हो गया ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द टास्क। तो आपको इसमें मदद करता है कि आपको डिसीजन लेने में कैसे डिसीजन लेना है, कैसे पावर का बंटवारा करना चाहिए,
किसको क्या जिम्मेदारी लेना चाहिए, और ये भी सिखाता है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक साथ चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको सिर्फ अथॉरिटी दिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया तो कोई फायदा नहीं होगा। सिमिलरली मैंने आपको बहुत सारी जिम्मेदारी दे दी काम करने की और कोई पावर मेकिंग डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं दिया तो भी कोई फायदा नहीं है। दोनों मैच करना चाहिए तभी फायदा होगा। ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए, माने रूल रेगुलेशन प्रॉपरली फॉलो होना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट बनाने चाहिए, उसको ठीक से फॉलो करना चाहिए, कमिटमेंट मीट्स करना चाहिए, क्लीन एंड फेयर एग्रीमेंट्स होने चाहिए, जो लॉ ने लिखा है उसको प्रॉपरली अप्लाई करना चाहिए। ये सब बातें डिसिप्लिन में आती है। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब ऑर्डर एक ही जगह से पास होना चाहिए, एक डिपार्टमेंट को या एक ग्रुप ऑफ पीपल को। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल एक ही आदमी से ऑर्डर रिसीव करे, एक ही आदमी को वो लोग जवाबदेही हो, अकाउंटेबल हो, उनका एक ही सुपीरियर हो, वरना वर्कर कंफ्यूज हो जाएंगे। एक ही वर्कर को आगे कुछ मैनेजर बोल के आगे जा रहे हैं कि अरे क्या कर रहे हो, मोबाइल बनाओ, बहुत सारे मोबाइल का ऑर्डर आए। सिमिलरली एक और मैनेजर आए, वो बोले अरे क्या कर रहे हो, हेडफोन बनाओ, हेडफोन का ऑर्डर आया है। वर्कर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक जगह से एक टीम को ऑर्डर मिलना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबका एक गोल होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो वही सबका गोल होना चाहिए। मतलब यूनिफिकेशन होना चाहिए एफर्ट का, अलग अलग डायरेक्शन में एफर्ट नहीं होना चाहिए। एक टीम टारगेट कर रहा है सेल बढ़ाने पे और दूसरा टीम टारगेट कर रहा है इस बार कम एडवर्टीजमेंट करने पे, तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। सबका डायरेक्शन अलग अलग। इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबको अपना अपना फायदा नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का फायदा देखना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अपने आप अचीव हो जाएगा, सबका फायदा अपने आप हो जाएगा। तो कॉमन गोल की तरफ मूव करना चाहिए, इंडिविजुअल गोल की तरफ नहीं। प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन मतलब सबको प्रॉपर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, फेयर एंड एडिक्वेट रेम्यूनरेशन होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, कुछ डिसीजन ऐसे होने चाहिए जो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट लेगा और कुछ पावर्स या डिसीजंस ऐसे होने चाहिए जो अलग अलग लेवल पे बंटवारा हो, मतलब मिडिल और लोअर लेवल को भी अपने अपने लेवल पे डिसीजन लेने का मौका मिले। तो की एरिया सिर्फ टॉप के पास होना चाहिए, बाकी सब डिवाइडेड होना चाहिए। स्केलर चेन, एक ऑर्डर में काम होना चाहिए, लाइन ऑफ अथॉरिटी होना चाहिए। कंपनी का एमडी डायरेक्टर्स को कोई बात बोले, डायरेक्टर्स मैनेजर्स को बोले, मैनेजर सुपरवाइजर को बोले, सुपरवाइजर वर्कर को बोले। सिमिलरली वर्कर को प्रॉब्लम हो तो वो अपने सुपरवाइजर को बोले, सुपरवाइजर मैनेजर को जाके बोले, मैनेजर एमडी को, या डायरेक्टर को डायरेक्टर एमडी को। तो मतलब एक लाइन ऑफ अथॉरिटी होना चाहिए, हायर टू लोअर, और उसी में काम होना चाहिए। वो चेन ब्रेक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता ना कि कंपनी का एमडी डायरेक्ट जाके वर्कर को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है या वर्कर डायरेक्टली प्रॉब्लम जाके एमडी को बोल रहा है। आप स्कूलों में पढ़ते हो, आप अपनी प्रॉब्लम अपने क्लास टीचर को बताते हो, क्लास टीचर प्रिंसिपल को, वहां सॉल्व नहीं हो तो प्रिंसिपल डायरेक्टर को। सिमिलरली डायरेक्टर को कोई ऑर्डर देना हो तो वो प्रिंसिपल को बताएंगे, प्रिंसिपल अपने क्लास टीचर या कोऑर्डिनेटर को, और वो आके क्लासरूम में। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, अब यहाँ कंफ्यूज होता है स्टूडेंट लोग को। ऑर्डर और ऊपर पढ़ते हो कमांड, यहाँ पे वो कमांड का मतलब हो गया कौन किसको क्या डायरेक्शन या ऑर्डर देगा, और यहाँ ऑर्डर का मतलब सब चीजों का और हर आदमी का, एवरीथिंग एंड एवरी पर्सन हैज अ प्रॉपर प्लेस, उसको वहीं पे होना चाहिए। हर आदमी का एक प्रॉपर जगह है, उसको वहीं पर होना चाहिए। प्रिंसिपल को प्रिंसिपल रूम में मिलना चाहिए, क्लास टीचर को या टीचर्स को स्टाफ रूम में, और स्टूडेंट को क्लासरूम में। अगर उल्टा हो जाए तो स्टूडेंट लोग स्टाफ रूम में बैठे, टीचर्स प्रिंसिपल मैम के रूम में, और प्रिंसिपल क्लासरूम में आकर बैठे, तो कोई किसी को ढूंढ ही नहीं पाएगा। सिमिलरली फाइल्स का जगह है प्रिंसिपल रूम में, आपके बुक्स का जगह है लाइब्रेरी में, और चॉक डस्टर होना चाहिए क्लासरूम में। अगर ये अपनी अपनी जगह नहीं हो तो ढूंढने में बड़ा दिक्कत आएगा। यानी हर आदमी को हर चीज का एक प्रॉपर प्लेस है, उसको वही होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्वालिटी का बात होना चाहिए। हम लोग को सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए, बायसनेस नहीं होना चाहिए, जेंडर बेसिस पे, कास्ट बेसिस पे, रिलीजियन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नो बायसनेस, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर और रिलीजियन। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर होना चाहिए। मैनेजमेंट को ऐसे प्लानिंग करना चाहिए कि स्टाफ लंबे टाइम तक जॉब छोड़ के नहीं जाए।
वरना प्रॉब्लम होगा ना, किसी को काम सिखाओ, कुछ टाइम के बाद वो छोड़ के चला जाए, फिर आप नए लोग आए उनको काम सिखाओ, फिर वो छोड़ के चले जाए, तो बड़ा दिक्कत होगा कंपनी को। तो जिन कंपनी में स्टाफ लॉन्ग टेन्योर के लिए टिके, उनका टेन्योर स्टेबल रहे, वो जल्दी जल्दी छोड़ के जाए नहीं जाए, नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन, ट्रांसफर या लीविंग द जॉब, ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब वर्कर लोगों में इनसिक्योरिटी आ जाएगा कि कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है, तब तो फिर वो काम ही खुल के नहीं कर पाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, मतलब सबको एनकरेज करना चाहिए कि वो भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करे, वो भी अपना आइडिया सजेशन शेयर करें, वो भी प्लान बताएं। और लास्ट प्रिंसिपल है स्पिरिट डिकॉप्स, मतलब टीम स्पिरिट होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, हार्मोनी होना चाहिए, आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, ग्रुप गोल के लिए टारगेट्स होने चाहिए, एक दूसरे को मदद करने का एक क्या बोलते हैं सेंस ऑफ फीलिंग ब्रदरहुड होना चाहिए, तभी काम अच्छे से होगा। नेक्स्ट आया साइंटिफिक प्रिंसिपल बाय टेलर। देखो फेयोल के प्रिंसिपल को जनरल प्रिंसिपल भी कहा जाता है, बट टेलर के प्रिंसिपल को साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कहा जाता है, क्योंकि टेलर ने लॉजिकल बातों पे ज्यादा जोर दिया था। टेलर का पहला प्रिंसिपल था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब सबको साइंटिफिक वे में डिसीजन लेना चाहिए। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है इंट्यूजन, इंट्यूजन पे डिसीजन नहीं लेना चाहिए, मेरे को ऐसे लगा मैंने वो कर लिया, ट्रायल एंड एरर, वो सब नहीं होना चाहिए। हिट और मिस, हिट होगा या मिस होगा देखा जाएगा, तुक्का लगा के देखते हैं, वो नहीं होना चाहिए। साइंटिफिक लॉजिकल वे में डिसीजन लेना चाहिए, नो इंट्यूजन। साइंटिफिकली थिंक करो, उसका कॉज सोचो, उसका रीजन सोचो, उसका इम्पैक्ट सोचो, तब डिसीजन लो। लॉजिकली वो सही है कि नहीं सोचो, प्लानिंग देखो, उसके बाद डिसीजन लो। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में मिलजुल के काम होना चाहिए, कॉमन इंटरेस्ट के बारे में सोचे, सबको ये अपना अपना फायदा मत देखो, आपस में कन्फ्लिक्ट्स नहीं होना चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब अपना अपना मत सोचो, मेरा काम हो गया मुझे बाकियों से क्या मतलब है, कॉपरेट करके काम करो, दूसरों को एनकरेज करो, अपना सजेशन दो, कंपनी के भलाई के बारे में सोचो। फोर्थ प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। कंपनी का मैनेजमेंट को ऐसे प्लानिंग करना चाहिए कि हर वर्कर को ट्रेनिंग मिले, उसका स्किल डेवलपमेंट हो, उसका एफिशिएंसी बढ़े, और ये देख कर ट्रेनिंग दो कि किसका क्या लेवल है, उस हिसाब से उसको ट्रेनिंग दो। अब मेरे यहाँ पे दो अकाउंटेंट है, मैं दोनों को सीए पढ़ने के लिए एनकरेज नहीं कर सकता। मुझे लग रहा है एक ज्यादा टैलेंटेड है, मैं उसको बोलूंगा तुम सीए पढ़ लो क्योंकि तुम्हारा नॉलेज स्किल ज्यादा है। दूसरों को मैं बोलूंगा कि तुम्हारा नॉलेज स्किल उतना नहीं है, तुम एक काम करो, तुम सॉफ्टवेयर सीख लो, टैली वगैरह सीख लो, ताकि तुम काम और बेटर कर पाओ। तो सबके एफिशिएंसी के हिसाब से उनके डेवलपमेंट को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, उनको वैसे ही काम असाइन करो, उनको वैसे ही नॉलेज अपडेट करो। अब टेलर ने कुछ टेक्निक्स भी दी, टेलर ने 4 ही प्रिंसिपल लिखे थे, बट बाकी उसने टेक्निक्स लिखी। तो पहला टेक्निक था फंक्शनल फॉर्मेनशिप, मतलब कंपनी में 2 डिपार्टमेंट बनाओ, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक ऑपरेशनल डिपार्टमेंट या एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट में फिर 4 डिपार्टमेंट बनाओ और एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में भी 4 डिपार्टमेंट बनाओ। प्लानिंग डिपार्टमेंट में पहला डिपार्टमेंट रखना चाहिए रूट क्लर्क, मतलब जो आपको सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स सेट करके देगा किस काम के बाद क्या काम होना चाहिए। स्टेप्स होता है हर काम को करने का, वो स्टेप्स लिखने का काम या स्टेप्स का प्लानिंग बनाने का काम करेगा रूट क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ये जनरल इंस्ट्रक्शन बनाएगा किस वर्कर को क्या काम करना है, कैसे करना है, वो सबका इंस्ट्रक्शन बनाएगा। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, किस काम को कितना देर में हो जाना चाहिए और कितने खर्चे में हो जाना चाहिए, तो टाइम फिक्स करना स्टार्ट टू एंड, और किस जॉब में कितना कॉस्ट लगेगा उसका प्लानिंग बनाने का काम होना चाहिए टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का। डिसिप्लिनेरियन, कंपनी का रूल रेगुलेशन सेट करना, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन होगा, क्या काम कैसे कंप्लीट होगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये सब प्लानिंग सेट करना इस डिसिप्लिनेरियन का काम है। अब ऑपरेशनल या एग्जीक्यूटिव का भी 4 डिपार्टमेंट है। गैंग बॉस, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं ना, गैंग होता है गुंडा लोग का, उनका बॉस का काम क्या होता है, लड़ाई के टाइम में सबको हथियार अरेंज करके देना।
तो यहाँ भी वही है गैंग बॉस का काम, अरेंज करना मशीन, टूल्स और रिसोर्सेज को। स्पीड बॉस, इसका काम जैसे टाइम क्लर्क का काम क्या है, वो टाइम सेट कर दिया कि इस काम को कितना देर में होना चाहिए। तो स्पीड बॉस का काम है ये देखना है कि वो टाइम उस काम में, उस टाइम में वो काम कंप्लीट हुआ कि नहीं, काम को टाइमली कंप्लीट करवाना इसका ड्यूटी है। रिपेयर बॉस, इसका काम है मशीन एंड टूल्स को वर्किंग कंडीशन में रेडी रखना, ये चेक कर लेना सुबह सुबह आके कि सारे मशीनें ठीक है, तो कोई खराब तो नहीं है, वरना उसको ठीक करवाने का प्लानिंग रेडी रखना। और लास्ट है इंस्पेक्टर, ये चेक करेगा गुड्स का क्वालिटी, आउटपुट ठीक निकला है कि नहीं, माल खराब तो नहीं बनाना, जैसा स्टैंडर्ड सेट किया वैसा बना है कि नहीं। तो ये हो गया पहला फंक्शन, फंक्शनल फॉर्मेनशिप, पहला टेक्निक। दूसरा टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। मैनेजमेंट का ये रोल होना चाहिए कि काम का एक स्टैंडर्ड सेट करे, किस काम का क्या लेवल होगा। जैसे एमआई का एक अपना क्वालिटी स्टैंडर्ड है, एप्पल का अपना क्वालिटी स्टैंडर्ड है, कोई गलत और सही नहीं है। तो आपको अपना एक मेंटेन करना पड़ेगा कि आपका क्वालिटी क्या होगा, आपका स्टैंडर्ड क्या होगा। और सिंप्लीफिकेशन मतलब जो काम बेकार है, जो स्टेप बेकार है, उसको एलिमिनेट करने का काम करना, ये हो गया सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। काम का मेथड ऐसे सेट करना कि बेकार के स्टेप्स एलिमिनेट हो जाए। जैसे बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं, एक कॉफी शॉप ने ये देखा कि उसके यहाँ कस्टमर रिपीट नहीं आ रहे हैं, तो उसने पता किया ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसको पता चला कस्टमर को प्रॉब्लम ये है कि एक कॉफी का ऑर्डर देने के बाद वो कॉफी का डिलीवरी होने में बहुत टाइम लग रहा है। तो उन्होंने देखा कि क्या गड़बड़ है ऐसा। तो उन्होंने ये देखा कि पहले कस्टमर आके चेयर पे बैठ रहा है, तब वेटर आ रहा है, ऑर्डर लेके जा रहा है, फिर वो रिसेप्शन पे जाके ऑर्डर बता रहा है, फिर रिसेप्शनिस्ट अंदर जहाँ पे खाना बन रहा है या कॉफी बन रही है वहां पे ऑर्डर को भेज रहा है, फिर वहां से डिलीवरी आ रही है, फिर वो वेटर को मिल रहा है, फिर वेटर कस्टमर को लाके दे रहा है। इसमें तो बहुत टाइम जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, स्टेप्स को सिंपल कर दिया। डायरेक्ट कस्टमर काउंटर पे आके पहले ऑर्डर देगा, फिर अपनी चेयर पे जाके बैठेगा और वहीं काउंटर से अंदर सीधा ऑर्डर चला जाएगा किचन में। तो स्टेप्स एलिमिनेट हो गए बेकार के। एक और मस्त की स्टडी देता हूं। एक बार एक आइसक्रीम पार्लर था, उसके यहाँ पे 9 या 10 वैरायटी की आइसक्रीम बनती थी, कस्टमर भी बहुत आते थे, आइसक्रीम बिकती भी बहुत थी, बट फिर भी उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था। तो उसने एक मैनेजर अपॉइंट किया। मैनेजर ने देखा कि 2-3 फ्लेवर ऐसे हैं जिनका बिल्कुल बिक्री नहीं है, बट उनको बनाने में पैसा बहुत वेस्टेज हो रहा है और वहां लॉस लग जा रहा है। तो उसने क्या किया, उन्होंने वो फालतू की आइसक्रीम बनवानी बंद कर दी जो उतना बिक नहीं रहा, या उसको बनवाना कम कर दिया ताकि उतना वेस्टेज नहीं हो, तो जो बिक रहा है वहां से प्रॉफिट ठीक ठाक रह जाए। तो ये हो गया सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। फिर है मेथड वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में चार टाइप की पढ़ाई है। वर्क स्टडी का पहले मतलब क्या है, मैक्सिमम आउटपुट एंड मिनिमम कॉस्ट। अब उसमें 4 स्टडीज है, फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। फटीग स्टडी मतलब वो, फटीगनेस का मतलब होता है टायर्डनेस। तो किस काम में कितने लंबे वर्किंग आवर होने चाहिए और फिर कितने देर का ब्रेक होना चाहिए। कोई कोई काम ऐसा होता है जिसमें 1-1 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा देर का ब्रेक देना पड़ेगा, और कोई कोई काम ऐसा भी होता है जहां 4 घंटा काम करो फिर एक लॉन्ग ब्रेक ले लो। जैसे आपके स्कूल में होता है एक लॉन्ग ब्रेक, एक शॉर्ट ब्रेक। तो कितने देर के बाद ब्रेक हो, कितना देर का ब्रेक हो, ये स्टडी करके या एनालाइज करके प्लानिंग करना इज फटीग स्टडी। तो टेलर ने कहा ये भी टेक्निक होना चाहिए आपके पास। मेथड स्टडी मतलब एक काम को करने के बहुत सारे वे, मैं पूरा ऑटोमेटिक मशीन यूज कर लूं, पूरा मैनुअल कर लूं, सेमी ऑटोमेटिक कर लूं, तो मेरे लिए कौन सा मेथड बेस्ट होगा, जो मेरा मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम क्वालिटी या मैक्सिमम आउटपुट दे, वही मेरे लिए बेस्ट होगा। तो वो चूज करके निकालना मैनेजमेंट का काम है। तो टेलर ने ये भी एक टेक्निक दिया। टाइम स्टडी, किस काम के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए और क्या उतना देर में काम कंप्लीट हो रहा है। वर्कर लोग को ये समझाना, वर्कर लोग से वो करवाना, पर यानी पहले एक टारगेट टाइम सेट करना और फिर वर्कर लोग से वो काम उतना देर में करवाना, ये टाइम स्टडी। किस काम को कितना देर स्टैंडर्डली लगना चाहिए वो चेक करना या वो प्लान बनाना, इस टाइम स्टडी। मोशन स्टडी में क्या होता है, एलिमिनेटिंग द नॉन प्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ द वर्कर। एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। एक फैक्ट्री में देखा गया कि मशीन का कुछ पार्ट जमीन पे रखा हुआ है, वहां से उठा के वर्कर मशीन पे काम कर रहा है।
तो वो झुक रहा है, उठ रहा है, झुक रहा है, उठ रहा है, उस मूवमेंट में उसका एनर्जी भी जा रहा है, टाइम भी जा रहा है। तो मैनेजमेंट ने क्या किया, उसके बगल में एक टूल रखवा दिया, उस टूल पे उसका सारा इक्विपमेंट रख दिया, अब वो वहीं से उठा के काम कर रहा है, जिसके कारण टाइम बच जा रहा है। एक और एग्जांपल है, वर्कर ही रॉ मटेरियल उठा के ला रहा है, फिर मशीन में काम कर रहा है, फिर जब बहुत सारा फिनिश गुड्स रेडी हो जा रहा है तो उसको साइड में बॉक्स में सेट कर रहा है, तो उसमें उसका फालतू टाइम जा रहा है, उस मूवमेंट में, और एनर्जी भी जा रहा है। तो मैनेजमेंट ने क्या किया, हर 10 वर्कर पे 2 वर्कर रख दिए जो उनको हेल्प करेंगे रॉ मटेरियल ला के देने में और जो गुड्स बन के रेडी हो गए उनको साइड करने में। तो मेन वर्कर का एनर्जी और टाइम दोनों बचेगा। ये हुआ मोशन स्टडी। नेक्स्ट है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। टेलर ने कहा कि अब एक काम करो, अलग अलग पीसेस के हिसाब से वेजेस फिक्स कर दो। जो अप टू 100 पीस बनाएगा उसको 5 रुपया पर पीस देंगे, बट जो 100 से ज्यादा 500 तक बनाएगा उसको 10 रुपया पर पीस देंगे। जो 500 से ऊपर और 800 तक बनाएगा उसको 15 रुपया देंगे। जो 1000 के ऊपर या 800 के ऊपर बनाएगा उसको 20 रुपीज देंगे। तो इस तरीके से आप डिफरेंट पर पीस वेज सिस्टम सेट करो, जिससे वर्कर खुद को फोर्स करेगा और प्रोडक्शन करने में, कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा। एंड लास्ट है मेंटल रिवॉल्यूशन। वर्कर लोग का एटीट्यूड को पॉजिटिव करो काम के लिए। जब भी कोई नया चेंजेस आए तो वर्कर नेगेटिव नहीं हो, वर्कर अडॉप्ट करने से मना नहीं करे। वर्कर का काम के लिए पॉजिटिव अप्रोच हो ताकि वो अपना एफिशिएंसी को बढ़ा सके, बेटर कोऑपरेट करे। तो ये टेक्निक टेलर ने दिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर के ऊपर कि टेलर और फ्योल में क्या क्या सिमिलरिटी है और क्या क्या डिफरेंट है, क्या क्या डिससिमिलरिटी है। दोनों ने कोऑपरेशन का बात किया, दोनों ने इंप्रूवमेंट ऑफ एफिशिएंसी का बात किया, दोनों ने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ऊपर रखने को कहा, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नहीं। दोनों ने काम के बंटवारे का बात किया और दोनों ने स्पेशलाइजेशन का बात किया, दोनों ने एनालिसिस का बात किया। दोनों में डिफरेंस क्या है? टेलर ज्यादा वर्कर को एफिशिएंट करने पे फोकस करता है, फ्योल ज्यादा मैनेजमेंट का एफिशिएंसी बढ़ाने पे बात करते हैं। मतलब टेलर का ज्ञान वर्कर लोगों को ज्यादा है कि वर्कर को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और फ्योल का ज्ञान मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए उसके ऊपर है। दोनों यूनिटी ऑफ कमांड एक जो टॉपिक है, टेलर उसको नहीं फॉलो करता बट फ्योल बोलता है, क्योंकि टेलर तो बोलता है 8 बॉसेस होने चाहिए फंक्शनल फॉरमैनशिप में, 2 डिपार्टमेंट, फिर हर एक के अंदर 4-4 बॉस। लेकिन टेलर बोलता है ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्योल बोलता है ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्योल बोलता है यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। टेलर का फोकस है स्टैंडर्ड ऑफ वर्क के ऊपर, जबकि फ्योल का फोकस था फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। ये हो गया उनके डिफरेंस, एग्जाम में कभी कभी पूछता है। ये था आपका दोनों चैप्टर।